नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट 2.0 पे। तो आज हम लोग अपनी बिहार पुलिस 2023 के लिए जो नई वैकेंसी आई हुई है उसकी क्लास पढ़ेंगे। इसमें अपना प्रैक्टिस सेट पेपर 1 चल रहा था, तो आज हम इसका प्रैक्टिस सेट पेपर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम कल की तरह ही 20+ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए हुए हैं। ये आपकी रुक्मणी की बुक है जिसमें आपके 2010 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इसी में से हमने क्वेश्चन लेते हैं एवरीडे। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944, 1945, 1952 या फिर 1957? तो जो यहाँ पे जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था ना, ये हुआ था यहाँ पे 1944 में। कब हुआ था बच्चों? 1944, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। 1882 के त्रिकूट संधि में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? 1882 की त्रिकूट संधि में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया या फिर बच्चों इंग्लैंड? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो था आप लोगों का इंग्लैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर आएंगे सभी लोग। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ये आपका काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो, जो महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी ये हुई थी ग्वालियर में। तो ग्वालियर में ही इनकी समाधि स्थित है। ठीक, इनका अगर हम बात करते हैं विवाह किसके साथ हुआ था? ठीक, इनका तो अच्छा जो विवाह हुआ था ना, वो हुआ था गंगाधर राव के साथ। ठीक, किसके साथ? गंगाधर राव के साथ इनका विवाह हुआ था। इनका बच्चों एक पुत्र था जिसको उन्होंने गोद लिया हुआ था। ठीक है, तो अगर इसका पुत्र का नाम पूछा जाए कि पुत्र का क्या नाम था, तो वो था यहाँ पे दामोदर। ठीक है, दामोदर इनका नाम था। और महारानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो ये मणिकर्णिका था। आगे चलेंगे। लोनार झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? लोनार झील पूछी हुई है बच्चों यहाँ पे कहाँ पर स्थित है। तो लोनार झील आपकी कहाँ पड़ती है बच्चों? ये पड़ती है आपकी महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में आपकी लोनार झील पड़ती है। और राजस्थान की बात करो, राजस्थान में क्या क्या है बच्चों? देखो, सबसे पहले पता है राणा प्रताप सागर, ये भी आपका कहाँ है? ये भी आपका राजस्थान में है। और जवाहर सागर भी आपका राजस्थान में ही है। क्लियर है सभी लोगों का? चलिए, अगर हम बच्चों बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? ठीक है, तटीय झील की अगर हम बात कर लें, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो सब लोग जानते हैं सबसे तटीय झील कौन सी बच्चों? चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील, जो कि कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील बच्चों कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। ये बच्चों क्या है? खारे पानी की झील है। ठीक है, खारे पानी की झील है। ठीक, अब अगर बच्चों बात करते हैं कि भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील, ठीक है, सर्वाधिक खारे पानी की झील, सर्वाधिक खारे पानी की झील की अगर बात करते हैं तो किस झील में है बच्चों? कोई बताएगा? हम कमेंट करके जल्दी बताएं सब लोग कमेंट करके। ये बच्चों सामर झील, ये कहाँ है? लेकिन ये राजस्थान में है, राजस्थान में स्थित है। जो दो, ये तो बच्चों सभी लोगों को मतलब खारे पानी की झील। अगर हम बात करते हैं इसमें मीठे पानी की झील, ठीक है, मीठे पानी की झील, तो मीठे पानी की झील कौन है बच्चों? बुलर झील है। मीठे पानी की झील कौन सी बच्चों? बुलर झील है, जो कि आपकी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्लियर सभी लोगों का? चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? भारत के किस राज्य की सीमा है जो कि आपके नेपाल से लगती है? तो वही बता दें आप लोगों को कि ऐसे 4 राज्य हैं जिनकी सीमा है नेपाल से लगती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से वो 4 राज्य हैं। सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों का यूके है, उत्तराखंड है। दूसरा पड़ता आप लोगों का यूपी है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों तो आप लोगों का बिहार है। बिहार के बाद बात करेंगे बच्चों ये क्या सा सिक्किम है। तो सिक्किम यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की पड़ोसी सीमाओं से लगने वाले राज्य कितने हैं? तो ये 7 राज्य हैं।
सात राष्ट्र कौन सी रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले आप लोगों का पड़ता है बांग्लादेश, फिर आप लोगों का म्यांमार, इसके बाद आपका भूटान है, चीन है, नेपाल है, अफगानिस्तान और आपका लास्ट में पड़ जाता है ये पाकिस्तान है। ठीक, और पाकिस्तान से देखें कि पाकिस्तान में कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो भारत के 4 राज्य हैं जो पाकिस्तान से लगते हैं। सबसे पहले बच्चों लगता है वो है आप लोगों का गुजरात है। ठीक, गुजरात के बाद क्या है आपका राजस्थान है, इसके बाद आपका पड़ता है बच्चों पंजाब है, और इसके बाद पड़ता है आप लोगों का जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, तो आप लोगों के 4 जो कि पाकिस्तान से मिलते हैं। और चीन से बात करें तो चीन से भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश आप लोगों का ये लगता है। और बांग्लादेश से आप लोगों के 5 राज्य लगते हैं। बांग्लादेश की बात करें तो 5 राज्य लगते हैं। कौन कौन से यहाँ पे, पहला तो पड़ता है त्रिपुरा, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है मेघालय, चौथा है आसाम, और 5वां कौन सा आपका पश्चिम बंगाल है। क्लियर, तो इसको याद करिए। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान वाला और ये बांग्लादेश का, ये याद रखिए। सिक्किम का इसमें पूछा हुआ है तो बता दें सिक्किम से कितने टोटल, सिक्किम से टोटल 4 लगते हैं। सॉरी, नेपाल की सीमा से 4 राज्य लगते हैं भारत के। पहले सिक्किम है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। अगले क्वेश्चन में पाएंगे भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशत सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशत सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, या फिर बच्चों महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार बात करते हैं कि ये कितनी प्रतिशत में थी आप लोगों की ये जनसंख्या। ठीक है, शहरी जनसंख्या ये थी आप लोग 31.2% थी। और बात करें बच्चों भारत राज्य का मतलब कि प्रथम स्थान कौन सा रखा हो जिसमें आप लोगों की शहरीकरण जनसंख्या है, तो वो आप लोगों का गोवा है। ठीक है, गोवा राज्य भारत में शहरीकरण में प्रथम स्थान रखता है, याद कर लेंगे इसको। और सबसे पहले बात करें नगरीकरण, शहरीकरण हो गया। अगर बात करते हैं बच्चों नगरीकरण की, तो नगरीकरण में आपका क्या आएगा हिमाचल। क्या आएगा बच्चों यहाँ पे आप लोग हिमाचल प्रदेश है। क्लियर है। और भारत की बात करें, भारत की पहली शहरी सभ्यता कौन सी थी, कोई बताएगा। तो ये थी आपकी हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता थी भारत की पहली। आगे चलेंगे, किसको पार कर लेने से एक दिन जुड़ जाता है। किसको पार कर लेने से एक दिन जुड़ जाता है, तो सभी लोग जानते हैं कि 180 देशांतर पश्चिम से पूर्व को, यानी कि आपका 7वें का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जितने लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और याद बच्चों एक चीज याद करना कि भूमध्य रेखा पर, ठीक है, भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, सालों भर हमेशा इसमें क्या होते हैं, दिन और रात दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भारत के दक्षिणी छोर का नाम पूछा हो। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है। कन्याकुमारी है, अंतरीप है, क्लीमर पॉइंट है, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पे त्रिवेंद्रम में स्थित कोवलम है। भारत के दक्षिण छोर का नाम बताना है। दक्षिण छोर भारत का कौन सा है। तो भारत का तो दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, हम आपको सारे बता दे रहे हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, वो आपको याद होना चाहिए। वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है जो कहाँ स्थित है बच्चों, जी हाँ पर ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसके बाद बात करेंगे दूरस्थ बिंदु। दूरस्थ बिंदु कौन सा है, तो जो हो गया आपका इंदिरा कौल है। ये कहाँ है आपका, ये पड़ता है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। इसके बाद चलेंगे अपना थर्ड पॉइंट पे। दूरस्थ, दूरस्थ ये तो उत्तरी था ना, अब आते हैं दूरस्थ का पूर्वी बिंदु। तो ये कौन सा है, किबीदू है। किबी ये कहाँ पड़ता है आपका, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक, इसके बाद चलेंगे आपका अगले पे। पश्चिमी बिंदु की बात करें अगर इसका, भारत का पश्चिमी बिंदु, तो कौन सा आपका गौर मोता है, जो कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है गुजरात में। ठीक, और दूरस्थ दक्षिणी सीमा क्षेत्र पूछें तो आप लोगों का कन्याकुमारी है, जो कि आपका तमिलनाडु में पड़ता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सही आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन में चलेंगे। भारत में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे मंगलौर है, हल्दिया और विशाखापट्टनम है। ठीक है, मंगलौर, हल्दिया और विशाखापट्टनम है। तो सभी लोग जानते हैं कि मंगलौर पड़ता कहाँ पर है, ये है आप लोगों का कर्नाटक में है। मंगलौर कहाँ है बच्चों, कर्नाटक में है। हल्दिया कहाँ है आपका, पश्चिमी बंगाल में है। हल्दिया कहाँ है बच्चों, पश्चिम बंगाल में है। और विशाखापट्टनम की बात करते हो तो भारत का सबसे गहरा, ठीक है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा, विशाखापट्टनम है। और भारत का सबसे पुराना बंदरगाह की बात करते हैं तो ये दिया हुआ है आपका चेन्नई, ये भारत का सबसे पुराना है। ठीक है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। और कितने बंदरगाह की बात करें ना, कितने बंदरगाह, तो वो भी आप लोगों का चेन्नई ही है। क्लियर है, चलिए ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहता है। भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहता है। तो इसका जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का, तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं वैसे राइट आंसर इसका होगा क्या। जितने लोगों ने इसका राइट आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर सी, 33.3%। ठीक है, रहना चाहिए लेकिन अपने वर्तमान में तो बहुत कम है, ये है 24.6% ही भारत में भी ये है। क्लियर है। और बात करते हैं बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय नीति की प्रथम बार घोषणा कब हुई थी, तो ये हुई थी 1952 में। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग कौन सा है। भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा उद्योग कौन सा है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा टाटा लोहा और इस्पात कंपनी, जिसको, जो कि आज भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक, टिस्को की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ऑप्शन नंबर सी भारत पाक युद्ध के बाद, ऑप्शन नंबर डी इराक युद्ध के बाद। तो इतने लोगों ने इसमें राइट आंसर दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ठीक, इसकी स्थापना बच्चों कब हुई थी, 1920 में हुई थी। इसके अगर मतलब मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय आपका कहाँ है इसका, जेनेवा है। मुख्यालय कौन सा हो जाएगा बच्चों इसका, जेनेवा इसका मुख्यालय हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया था। ठीक है, तो इसका जो बच्चों राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ये बच्चों प्रथम है, दूसरा है, तीसरा है, मतलब 30, 31, 32 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है, तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। और गांधी इरविन समझौता की बात करें तो गांधी इरविन समझौता भी आप लोगों का 1931 में ही हुआ था। इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इरविन समझौता, इरविन समझौते को, इसको तो और जानते हैं, किस सम्मेलन जानते हो, कोई बताएगा हमको, कोई है तो कमेंट में बताएं कि हम गांधी इरविन समझौते को और किस नाम से जानते हैं। तो इसे हम तो जानते हैं बच्चों दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। क्लियर है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सभी लोगों को पता है कि संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो आप लोगों के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। क्लियर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो ये हुई थी बच्चों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक, और 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। और संविधान सभा का निर्माण काल पूरा कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा आने लगा है, तो याद कर लेना 26 नवंबर 1949 को।
और 26 नवंबर को ही हम कौन से दिवस मनाते हैं, कोई बताएगा हमको? 26 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? संविधान दिवस। संविधान दिवस हम मनाते हैं, ठीक। और संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात करें तो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। कब हुई थी बच्चों? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। आगे चलेंगे यहाँ पे, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ठीक है, तो जो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है वो होता है सरपंच। ऑप्शन नंबर सी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति सही लोग जानते हैं कि राज्यपाल करता है, ठीक है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है और कब से अभी तक बने हुए हैं, ये भी आप लोग कमेंट करके बताना है। अगर हम बात करें किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, तो जो हो जाएगा 164 के तहत, ठीक है, 164 के तहत करता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पे अगला यहाँ पे दिया हुआ है, राष्ट्रपति कानून मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? न्याय मंत्री, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो इसका जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय से, ठीक। और ये किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है परामर्श? तो ये होगा 143 के तहत। आगे चलेंगे। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय है किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो ये कर सकता है अधीनस्थ न्यायालय का, यानी कि सी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वैसे कि यहाँ बात कर देखो सर्वोच्च न्यायालय का उपबंध किस अनुच्छेद में है, ये भी याद कर लो। तो 124 से लेके आपको पड़ता है 147 तक है। आगे चलेंगे। यहाँ पे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है, तो ये होता है बच्चों 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी आप लोगों का पहले हो जाए, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं इसके निर्वाचन आयोग के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो 324 है। और इसका जो चुनाव संबंधी प्रावधान है वो आपका 325 में है। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सभी लोग पता है, सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन थे। क्लियर है? आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है? तो जितने लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है, पहली बार 16 कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी आंसर का, देखते हैं किसका राइट आंसर क्या आता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा वास्तविक पृथ्वी व्यक्ति विकास दर। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। यहाँ से व्यवसायिक बैंक का कार्य क्या है? व्यवसायिक बैंक का कार्य होता है, इसका जो कार्य होता है वो ग्राहकों की जमा स्वीकार करना के साथ साथ ऋण भी प्रदान करना है। इसका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और बच्चों बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो याद कर लेना, आरबीआई को कहा जाता है, ठीक है। भारत का सरकारी बैंक भी आप लोगों का यही याद हो, भारत सरकार का भी बैंकर इसको ही कहते हैं, मतलब ऐसे समझ सकते हैं, भारत सरकार का बैंकर, ठीक है। सरकारी बैंक तो और भी बहुत सारे हैं, भारत सरकार का बैंकर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु थी कितनी थी? भारतवासियों की औसत आयु पूछी गई यहाँ पे कितनी थी? तो ये थी बच्चों 64.6। कितनी थी? 64.6 थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सभी लोगों का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत की सबसे अधिक औसतन आयु किस राज्य की है? तो ये आपकी केरल की है, ठीक है। कहाँ की बच्चों? ये केरल की हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, क्लास अपनी आज के में ही खत्म करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और बाकी अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर दीजिए। थैंक यू।